एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा शर्मा। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैं शायद यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, और एक ये टेक्निकल वीडियो है, इसलिए मैंने ज़्यादा इतना सोचा नहीं है कि मुझे कैसे तैयार होना है, क्या होना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई शो टॉपर नहीं बनना है किसी फैशन शो का। सो एक प्लेन सा वीडियो बनाया। आई होप तुम लोगों को पसंद आए। वैसे तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमको रिवीजन के लिए एक वीडियो बना अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। बट ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो अभी भी 11-12 में जो बच्चे आए, उनको अकाउंटिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स के स्पेशली, तो उनको भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो तुम लोग ये वीडियो देखना, काफ़ी कुछ इसमें समझ में आएगा। जितना मैंने बनाया वो पूरा देख के जाओ, वही रिवाइज़ करो। एंड नोट्स बनाने की कोशिश प्लीज़ बिल्कुल मत करो, बिकॉज अभी टाइम नहीं है कि तुम लोग नोट्स बनाओ एंड देन रिवाइज़ करो। इसलिए जितना हो सके इसको रिवीजन करो। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बनाया है, क्योंकि मुझे पता है मैं भी नॉन कॉमर्स से हूँ, तो मुझे भी अकाउंटिंग मैंने भी कभी पढ़ा नहीं है। बट मैंने कुछ बुक्स रीड की हैं और उनको पढ़ के कुछ नोट्स बनाए। तो आई होप तुम लोग ये पढ़ के जाओ, बहुत इजी लैंग्वेज है। ज़्यादा इधर उधर का इतने सारे मत पढ़ो, जितना हो सके जितना सिंपल पढ़ोगे, नॉर्मल पढ़ोगे, और उसको हमको रिवाइज़ करने में ईजी जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि टाइम है भी कम, तो हम लोग सब डायरेक्ट स्टार्ट वीडियो करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ क्या होता है, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस टू मेंटेन द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। तो बेसिकली जो भी बिजनेस होते हैं, उनके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है या अकाउंट बुक बनानी पड़ती है, उसको ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इज़ अ प्रोसेस टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस ट्रांजैक्शन। मतलब वही कॉन्सेप्ट है, बस एक अकाउंटिंग सिस्टम इसका नाम दे दिया है। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है, यानी कि इसमें अकाउंटेंसी होती है, जो कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम लोग बुक कीपिंग और ट्रांजेक्शन्स को रखते हैं, यानी कि अकाउंटेंसी को रखते हैं। तो जब भी हम अकाउंट पढ़ते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो इसकी जो फर्स्ट लेवल होती है वो होती है लेजर जर्नल एंड द सब्सिडायरी बुक। यानी कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग में सबसे पहले जो होता है वो हम लोग जर्नल एंड सब्सिडायरीज होता है। जर्नल एंड सब्सिडायरी बेसिकली क्या होता है, डेटा को रिकॉर्ड्स करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा हम लोग जर्नल एंड सब्सिडायरीज में करते हैं। सब्सिडायरीज का मतलब क्या होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनको जर्नल में रखना इतना ईजी नहीं होता, तो उनके लिए एक अलग से सेपरेट बुक बना दी जाती है, जिसको ही हम लोग सब्सिडायरी बुक बोलते हैं। मतलब ऐसे बिजनेस जिनके लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते रहें, वो भी फ्रिक्वेंटली होते रहें, लगातार होते रहें, तो उन्हें इसमें रखा जाता है। सेकेंड, जर्नल और सब्सिडायरी बुक जो होती हैं, इनको ही हम लोग ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं, क्योंकि पहला जो ट्रांजेक्शन होता है वो इसी में रखा जाता है, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि डेटा रिकॉर्ड्स होता है। नेक्स्ट जो जर्नल होता है वो इनवॉइस यानी कि विल्स को जनरेट करता है, और इसमें जो डेबिट साइड होती है वही लोग होते हैं बायर करके, तो बायर जो होते हैं वो डेबिट को जनरेट करते हैं। तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखो कि जर्नल और सब्सिडरी बुक होती है वो। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा, इसके बाद हम लोग जाते हैं लेजर की तरफ। लेजर से क्या होता है, इसमें हम लोग डेटा को जो हमने डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड किया, अब उसको इसमें क्लासीफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, इसी क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग लेजर में करते हैं, तो इसीलिए इसको मेन बुक भी बोलते हैं एंड द सेकंड एंट्री ऑफ द बुक भी बोलते हैं। और हमेशा याद रखना कि जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि लेजर सेकंड प्रोसेस है। सो थर्ड प्रोसेस पे आप जाएंगे, थर्ड प्रोसेस है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया जाता है। तो फर्स्ट में हमने डेटा को रिकॉर्ड किया, सेकेंड में हम लोग लेजर में हमने उसको क्लासीफाई किया, एंड थर्ड में हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। सो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं होता है। एंड देन फोर्थ स्टेट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे पीएल अकाउंट भी बोलते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो रिलेवेंट डेटा होता है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट होती है, कोई अकाउंट नहीं है। सो आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पीएल अकाउंट, इसके बाद हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग फाइनल स्टेटमेंट में जाते हैं, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। सो अब तक जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी उसका रिवीजन ये है कि सबसे पहले हम लोग जर्नल एंड सब्सिडायरी बुक बनाते हैं, जिसमें हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड स्टेट लेजर होती है, लेजर में हम लोग डेटा को क्लासीफाई करते हैं। थर्ड स्टेट हमारा
जो होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें हम लोग डेटा की एक्यूरेसी चेक करते हैं। एंड फोर्थ स्टेट हमारा पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, उसमें डेटा की रिलेबिलिटी को चेक करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ अ ट्रायल बैलेंस, सॉरी फोर्थ वन इज़ ट्रायल बैलेंस एंड फिफ्थ वन इज़ अ बैलेंस शीट। तो फाइनली बैलेंस शीट बन जाती है। सो ये एक छोटी सी अकाउंटिंग प्रोसेस थी जिसमें ये सब होता है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद हम लोग अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना है। तो जो ब्रांचेस है उसमें फाइनेंशियल ब्रांचेस होती है, मैनेजमेंट होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है, ह्यूमन रिसोर्स होती है। तो इसमें से जैसे कि फर्स्ट वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हिस्टोरिकल एंड फ्रैक्चुअल वैल्यू जो होती है उसको रखते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल एंड फ्रैक्चुअल वैल्यू आर इन नेचर, तो उसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसमें क्या करते हैं कि डेटा को इस तरह से प्रेजेंट और प्रोसेस किया जाता है ताकि उसको बाद में अकाउंटिंग में यूज़ किया जा सके इंटरनल यूज़ के लिए। एंड या ये इतना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रांचेस से पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में कितनी सारी ब्रांचेस होती है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला था। जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है, थ्रू आउट अकाउंट में यूज़ होता है। तो कैश अकाउंट यानी कि एक ऐसा अकाउंट जो कैश से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करता है। कैश अकाउंट के भी कुछ सब टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है सिंगल कैश अकाउंट, एक होता है डबल कैश अकाउंट एंड थर्ड वन होता है ट्रिपल कैश अकाउंट। तो जो फर्स्ट वाला होता है सिंगल, उसमें क्या होता है सिर्फ हम लोग कैश बुक को यूज़ करते हैं। कैश बुक होती है वही जर्नल की तरह यूज़ होती है लेजर के लिए। डबल कैश अकाउंट जो होता है उसमें हम लोग कैश बुक लेते हैं, उसके साथ या तो बैंक लेंगे या फिर कैश बुक लेंगे, उसके साथ डिस्काउंट लेंगे। एंड थर्ड वाला तुम समझ गए होंगे, उसमें कैश बुक, बैंक होता है और डिस्काउंट होता है। जो थर्ड वाला होता है उसे हम लोग कॉन्ट्रा एक्स्ट्रा अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये कैश अकाउंट था। उसके बाद हम लोग कुछ एसेट्स पढ़ लेते हैं। तो एसेट्स में क्या होता है, दो टाइप के एसेट होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट होते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, या जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है जो मोस्टली फिक्स वैल्यू पे लगता है। जो अकाउंट के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि डेप्रिसिएशन फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इसमें से एक रिटर्न डाउन मेथड होता है, जैसे हम लोग रिड्यूस बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और आई थिंक बोलते हैं कि वो साइंटिफिक मेथड भी है। रिटर्न डाउन मेथड जो होता है फिक्स एसेट के डेप्रिसिएशन को फाइंड करता है। ये डेप्रिसिएशन बड़ी याद रखना, क्योंकि इन लोगों को ये तो पता होता है कि टेंजिबल एसेट मतलब जैसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन या देख सकते हैं, ये नहीं पता होता कि डेप्रिसिएशन भी लगता है। नेक्स्ट आता है इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टेंजिबल एसेट के एग्जांपल लैंड होता है, हमारी कोई भी बिल्डिंग होती है, कार वगैरह, जो भी हमारी जो परिसंपत्ति है, हमारे एसेट्स है, वो बोलते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन केस ये है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन जो लीज पे हम लोग लैंड लेते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये एक एक्सेप्शन था। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स मतलब समझ गए होंगे, जिसको छू नहीं सकते, टच नहीं सकते, यानी कि जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। तो इसके एग्जांपल ज़रूर याद रख लेना क्योंकि MCQs में पूछते हैं कि ये कौन सा एसेट है, ये कौन सा नहीं। तो इसके एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ये जो होते हैं वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। अभी हमने एसेट पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंट पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग में एक इक्वेशन होता है, या जैसे हम लोग एसेट बोलते हैं, एसेट इज इक्वल टू हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ में भी मतलब उधार होते हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब दो टाइप की होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटीज़ एंड एक होती है कॉन्टीजीनियस लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिनका टाइम फिक्स होता है, जो हमें पता है कि विद इन द ईयर में हमें पेमेंट करनी होती है। और कॉन्टीजीनियस लाइबिलिटी में क्या होता है, टाइम फिक्स नहीं होता कि पेमेंट कब करना है या पे कब करना है। तो दिस इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के बाद एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा डिस्काउंट का, वो पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट वैसे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जिसमें वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम के ऊपर लगता है। एंड कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमें टाइम के बेसिस पे लगता है। एंड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अगर दो सब टाइप ही होते हैं। अलाउड हुआ, अलाउड मतलब हमने एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर हुआ तो हमारा डेबिट हुआ। वहीं रिसीव डिस्काउंट होता है तो मतलब हमको इनकम हुई है, यानी कि क्रेडिट होगा। तो ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। तो दो चीज़ याद रखना अभी थ्रू आउट मैंने जो भी अकाउंट में बताया। एक तो अकाउंट की प्रोसेस क्या होती है जर्नल से लेकर
बैलेंस शीट तक ये एक लाइन पूरा पता होना चाहिए। सेकंड, एक कैश अकाउंट में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए सिंगल डबल ट्रिपल क्या क्या आता है वो पढ़ लेना। एंड थर्ड थिंग, डिस्काउंट कैसे होता है, मतलब डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट किसे बोलते हैं और ये ट्रेड डिस्काउंट किसे बोलते हैं, ये पढ़ लेना। एंड टेंजिबल इंटेंजिबल के एग्जांपल पढ़ लेना, दैट इज़ इनफ। उसके बाद अब हम लोग अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें से मैं कुछ 7 से 10 कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो सच में इम्पॉर्टेंट है और उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्यों इसे एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, मतलब इसी को ही हम लोग बिजनेस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या सिंपल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिजनेस और ओनर दो लोग होते हैं, दोनों भी अलग अलग एंटिटी कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि अगर ओनर ने बिजनेस पर कोई कैपिटल लगाई है तो वो बिजनेस के ऊपर उधार मानी जाएगी, बिकॉज एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस और ओनर दोनों भी अलग अलग हैं। तो ये इसका छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है। इवन अगर ओनर जो होता है वो पर्सनल यूज़ के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, वाली बिजनेस के लिए कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो भी उसने जो तो भी बिजनेस ओनर ने जो खर्चे किए, एक्सपेंडिचर किए, वो अलग कंसीडर किए जाएंगे, वो इसमें एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग है। नेक्स्ट, बिजनेस लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो ओनर होता है उसे हम लोग प्रोप्रिएटर बोलते हैं, जनरली ओनर यूज़ नहीं करते। एंड ओनर का जो अकाउंट होता है उसको जो मेंटेन करता है उसे प्रोप्रिएटरशिप अकाउंट बोलते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जितने भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको स्टोर करते हैं इसमें। सो फर्स्ट वाला था हमारा अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्यों मैंने ये वर्ड बोला, क्योंकि समटाइम क्या होता है एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है, आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो वहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि द अकाउंटिंग एंटिटी एंड द मनी मेजरमेंट बोथ आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि ऐसे बिजनेस जिनके ट्रांजैक्शन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कितने समय तक और कब तक चलेंगे, तो वो जो आते हैं वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जैसे कि कॉस्ट से रिलेटेड जो मैंने बोला, बट एक्चुअल में इसमें क्या करते हैं कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे लगता है, फिक्स वैल्यू पे लगता है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है उस पर लगता है। फॉर एग्जांपल सपोज आज कोई लैंड है वो हमने 20,000 की ली है, आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद, 10 साल बाद वो 3 लाख या 10 लाख की हो जाती है, तो हमारा जो मेथड है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग वैल्यू कंसिडर करेंगे वो 20,000 ही करेंगे, उसके बाद वो कितनी भी हो डजेंट मैटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग, मैं जल्दी फास्ट इसलिए बोल रही हूँ, बाद में तुमको रिवाइज करती हूँ। तो सो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, दैट द इनकम इज रिकॉग्नाइज ऑन द डेट ऑन विच द बिजनेस इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल सप्लाई का कोई डेट है एंड पेमेंट का कोई डेट है, तो हम लोग रेवेन्यू रियलाइजेशन में क्या करेंगे, जो सप्लाई का डेट है उससे कंसीडर करेंगे। एक्चुअल रिसिप्ट जो होता है, एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन रेवेन्यू रियलाइजेशन। उसके बाद इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को मतलब रूढ़िवादिता जिसे बोलते हैं वो, या फिर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों इसका वर्ड मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसमें दो वैल्यू होती है, कॉस्ट वैल्यू एंड द मनी, सॉरी मार्केट वैल्यू एंड मनी कॉस्ट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो होती है उसे ही रिलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। इन दोनों वैल्यू में से जो कम होता है हम उसे कंसीडर करते हैं, तो यही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का, यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं या फिर जो कम होती हैं शॉर्ट, उसे हम लोग यूज़ करते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब इसे हम बैलेंस शीट पे अप्लाई करते हैं तो इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अंडर स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स आता है। इसके बाद हाँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक्यूरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक्यूरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो हमने रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो एक्यूरल कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट होता है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो इनकम पे ध्यान दिया जाता है और एक एक्सपेंसिव पे। इनकम में मतलब व्हेन बिजनेस इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी इज टू बी इनकम, एंड व्हेन बिजनेस इज लीगली एंटाइटल्ड टू व्हाट इज टू पे द मनी, सो दैट इज़ टू बी एक्सपेंसिव। तो ये दो चीज़ होती हैं। अब तक हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड देन हमने
रियलाइजेबल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा। इन तीनों को मिलाकर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स पढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आए तो इन तीनों को जो होता है इन तीनों को यूज़ करते हैं वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स के लिए। नेक्स्ट जो एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है वो इट ऑल्सो हेल्प टू डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैश रिसीप्ट एंड द राइट टू रिसीव द कैश। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ लिए। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो नाम से पता चल गया होगा। इसमें दो प्रकार के ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हैं, एक क्रेडिट होता है एंड डेबिट होता है ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग बिजनेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं अकाउंट में, तो सो दैट टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन काफ़ी डिफरेंट ईयर्स के, 10 ईयर्स के, 20 ईयर्स के जो भी है उसके लिए। नेक्स्ट इज मैचिंग अकाउंट। मैचिंग अकाउंट में क्या होता है, इट रिक्वायर द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये याद रखना है कि मैचिंग अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट भी दे देते हैं, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना है। नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं उनको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। आइटम्स को देख के मुझे पता है लड़कों का कहीं और ध्यान गया होगा, बट ऑब्वियसली याद करने के लिए मैं बता सकती हूँ कि 4 लड़के 1 लड़की है तो उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। तो ऐसे आइटम जिनका एक सिग्निफिकेंट रोल हो थ्रू आउट द बिजनेस उसको हम लोग इस मटेरियल कॉन्सेप्ट में रखते हैं। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेपलर, कैलकुलेटर, इन ये जो ऐसे आइटम्स हैं जिनका थ्रू आउट हम लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं। और न्यूज़पेपर, प्रेस वगैरह, एडिटिंग वगैरह में इनका यूज़ होता ही है। स्टेपलर, कैलकुलेटर का आप यूज़ करते हो, बट ये कुछ स्मॉल आइटम है, इनको हमारे जो बैलेंस शीट होती है उस फिक्स एसेट जो होते हैं उसमें इनको कंसिडर नहीं किया जाता। इम्पॉर्टेंट है बट मोस्टली जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट आइटम हो जिनका कुछ सिग्निफिकेंट रोल हो उनको लेते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने बता दिए। अब इसमें से जो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक्यूरल अकाउंट, गोइंग कंसर्न एंड द कंसिस्टेंसी अकाउंट इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं तो उसे हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस बोलते हैं। इसमें एक होता है विंडो ड्रेसिंग अकाउंट। उसमें क्या होता है कि इस तरह का हम लोग एक तरह का प्रॉफिट शो करते हैं बार बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट को हम लोग ला सकें, मतलब टू शो द प्रॉफिट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, तो उसे हम लोग विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ये बड़ी याद रखना कि विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है। उसके अलावा ये बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको सच में रियल में पढ़ के जाना बहुत बेनिफिट देगा। ये मैंने बहुत ईजी वे में बताया, तुमको इतना ईजी में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ भर भर के पेजेस मिलेंगे और समझ में कुछ नहीं आएगा क्या है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट व्यू में इतने इजीली बताया कि नॉर्मली कोई बच्चा 5th 6th का भी देखता होगा वो भी समझ जाएगा। सो यस, दीज आर द सम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिए हैं। बस अब इसमें क्या है, थोड़ा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोला है उनको रिवाइज कर लेना। एंड यस, हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि अगर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पूछा जाए कि ये कौन सा स्टेज पे होता है, तो इसके लिए स्टेज याद रखना कि समराइजिंग, जहाँ पे हम समराइज़ करते हैं, समराइजिंग स्टेज पे हम लोग नेट प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें ये रहता है कि शायद इंटर कंसिस्टेंसी स्टेज होगा, लेकिन वो नहीं होता। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला जाता है कि अगर ये पूछा जाए कि जो ओनर होता है, प्रोपराइटर होता है, जो का पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए जो करता है वो कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है, तो उसके लिए हमें एंटिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोपराइटर यानी कि ओनर, उसका जो पर्सनल एक्सपेंडिचर भी होंगे वो भी अलग होते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और था जो आप पढ़ लेना, मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसको समझ लेना। हाँ, इसमें एक एनालाइजिंग प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, ऑल द आइटम रिलेटेड टू द फिक्स एसेट वो फिक्स एसेट में जाएंगे, ऑल द आइटम रिलेटेड टू द करंट एसेट करंट एसेट। एनालाइजिंग प्रोसेस मैंने क्यों बताया, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि एनालाइजिंग प्रोसेस में इनकम और एक्सपेंडिचर आएंगे या फिर प्रॉफिट और लॉस आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना रखना है इसमें फिक्स एसेट और करंट एसेट रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इनको पढ़ लेना। सो अब अकाउंट का चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, गला सूख गया। तो इसका चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इनके अकाउंट नहीं पढ़ सकते। वैसे तो ये 32 है, लेकिन प्रेजेंटली सिर्फ 27 को यूज़ करते हैं, और ये हर एक
अकाउंट प्रोसेस पर लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल सड़क है, सड़क पे हम लोग जा रहे हैं, ये अगर हमारी मर्जी होती तो हम लोग कहीं पे भी बीच में जाते, तो इधर से गाड़ी आती है उधर से आती है, हमको इधर से टक्कर मारते उधर से मारते और हम लोग उड़ जाते पता नहीं कहाँ चले जाते, चूरमा हो जाता। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड है कि भाई गाड़ी आ रही है राइट से चलो लेफ्ट से चलो, तो उसके हिसाब से हम चलाते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे चांसेस होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के वो अवॉइड हो जाते हैं। एंड बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो बेसिस प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग रूल्स को या पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए। तो तुम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एक कंट्री एक जैसा फॉलो करे, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई है जिसने डिफ़ाइन किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि ये तो एटलीस्ट फॉलो करने चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कमेटी है। तो ये क्या करती है, वो मेंटेन करती है कि हर एक कंट्री के स्टैंडर्ड जो अकाउंट में मेंटेन किए वो सही है क्या, क्योंकि जब बिज़नेस करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड इसको 1973 के आसपास बनाया था। भारत में ये काम कौन करता है, तो इंडिया में इसको मेंटेन करता है ICAI। हमारे CA लोग, जो उन लोगों का एक फॉर्म होता है, जैसे कि पुणे में जो यूनिवर्सिटी होती है पुणे यूनिवर्सिटी, तो उसकी एक वेबसाइट होती है unipuneac.com। तो वैसे ही अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं उसे ICAI संस्था बोलते हैं या फर्म बोलते हैं। तो वो होती है यस। तो अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मैं सोच रही हूँ हम लोग सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS7 आता है। AS7 यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। माई फादर इज इन देयर, तो मुझे पता है कंस्ट्रक्शन से, जिनके पापा कंस्ट्रक्शन में हो उन पे ये लगेगा। सो AS7 इज़ मतलब AS7 क्यों बोल रही हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट फॉर्म में ES बोलते हैं। तो AS7 इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देन AS10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगता है PPE के लिए। क्यों मैंने ऐसे बोला, PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इंटर इक्विपमेंट्स यानी कि फिक्स एसेट। मुझे भी नहीं पता था इसको PPE बोलते हैं, मेरी बहन ने बोला था इसको PPE बोलते हैं। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 होता है जो कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में लगता है। एंड AS12 हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स में लगता है। ग्रांट्स का मतलब पता होगा, ग्रांट्स मतलब एक प्रकार का एड, मदद, सहायता, सब्सिडीज जो मिलते हैं उसको बोलते हैं। और एक होता है AS20, उसमें होता है अर्निंग ऑफ द शेयर्स, मतलब जो भी शेयर्स का अर्निंग होता है वो उसमें रखते हैं हम लोग। या ये कुछ 5 थे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बता दिए, बाकी तो बहुत सारे, इतना पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, पर ये 5 एटलीस्ट याद। अब कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं, यानी कि अकाउंटिंग के कुछ टाइप पढ़ लेते हैं। बेसिकली अकाउंट के 2 ही टाइप होते हैं इम्पॉर्टेंट, तो एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन सच में पढ़ लेना, तुमको बहुत कॉम्प्लिकेशन करेगा और इसमें MCQs आते हैं। तो पहला आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इसके 3 सब टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, सॉरी आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट में क्या होता है जो डायरेक्टली पर्सन के नाम से रिलेटेड हो या पर्सन से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल राम, गीता, सीता, गोलू वोलू, जो भी है किसी के नाम से रिलेटेड अकाउंट जो होते हैं उसे नेचुरल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट में यानी कि वो किसी इंसान के नाम से तो नहीं होते, लेकिन आर्टिफिशियली वो प्रेजेंट होते हैं, उनका प्रेजेंस होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी अकाउंट, तो कंपनी के नाम से कंपनी अकाउंट बन गया, फर्म अकाउंट बन गया। क्या ये लीगली अलाउड, ये लीगली अलाउड होते हैं, लॉ द्वारा क्रिएट करते हैं। तो याद रखना आर्टिफिशियल अकाउंट है, ये मत समझना कि लॉ से अलाउड होते हैं, यानी कि ये होते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये किसी पर्सन से या उसके नाम से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन ये ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिविजुअल फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए एक आता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो ओनर होता है वो बिजनेस के लिए कुछ कैपिटल लगाता है, तो उसको उस बिजनेस का नाम की बजाय कैपिटल अकाउंट उसे मेंटेन करना पड़ता है। अब तुम सोच रहे होंगे इसमें पर्सन है, पर्सन ओनर आया, ये तो नेचुरल अकाउंट होना चाहिए। नहीं, अब ये ओनर समझो एक होता है क्या, नहीं ना, ओनर 2 3 कितने भी हो सकते हैं ना किसी भी बिजनेस के लिए, तो इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है। वैसे एक ड्राइंग अकाउंट होता है। ड्राइंग अकाउंट में क्या होता है कि जब ओनर होता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट को ड्रॉ कर
कुछ अमाउंट को ड्रॉ करते हैं, यानी कि अपने पर्सनल के लिए जब कुछ अमाउंट को ओनर लेता है तो उसको ड्राइंग अकाउंट में डालते हैं। तो इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के एग्जांपल दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन करते हैं कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, कौन से नेचुरल अकाउंट है। तो इसके एग्जाम्पल में एक तो पढ़ लेना कैपिटल अकाउंट, एक ड्राइंग अकाउंट, एक आउटस्टैंडिंग अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। ये चार तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना जो इंपॉर्टेंट है। सो यस, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया, यानी कि पर्सनल अकाउंट में हमने तीन पढ़े। नेचुरल अकाउंट किसी के नाम से इनडायरेक्टली डायरेक्टली नेम से रिलेटेड हो। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती हो। और एक था आर्टिफिशियल, जो कंपनी वगैरह या फर्म के वगैरह से था वो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डायरेक्ट पर्सन का नाम नहीं इन्वॉल्व होता, बट यस अकाउंट पर्सन से ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं। बट पर्सनल अकाउंट में दो इंपॉर्टेंट होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ये तो एटलीस्ट पढ़ लेना। इनके एग्जाम्पल को बहुत समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए। तो रियल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो हमारी संपत्ति होती है, हमारे एसेट्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उन्हें रियल अकाउंट बोलते हैं। तो कन्फ्यूजन मत रखना, एसेट मतलब रियल अकाउंट। इसमें मैंने ऑलरेडी बताया, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट होते हैं, तो उनके जितने भी एग्जाम्पल हुए वो रियल अकाउंट हुए। फाइन। नेक्स्ट अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, टेम्प्रेरी होता है, बट यस इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती हैं, हमारे प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, गेन्स होते हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो इसका एग्जांपल हम लोग इजीली एमसीक्यूज कर लेंगे कि आ जाएगा कि सारे प्रॉफिट लॉस आए तो ये नॉमिनल होगा, नहीं। इसके एग्जांपल में पढ़ लेना, सेल्स अकाउंट पढ़ लेना, डिस्काउंट पढ़ लेना एंड सैलरी अकाउंट पढ़ लेना। क्यों मैंने सैलरी बोला, देखो सैलरी में इनकम आती है, तो इनकम इनडायरेक्टली रिलेटेड हो गई नॉमिनल से, तो सैलरी अकाउंट पढ़ लेना। डिस्काउंट हम लोग देते हैं। डिविडेंड एक प्रकार का प्रॉफिट हो गया, तो हाँ ये याद रख लेना, सैलरी अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल है। एंड हाँ, इसमें मैंने एक बोला था आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्या होता है कि कभी कभी ओनर जो होते हैं या बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं एट द लास्ट ईयर जो होती है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर में अपने सारे एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं। मतलब जो अपना बिजनेस है उसे कुछ एक्सपेंसेस के साथ ही छोड़ देते हैं, पूरा एक्सपेंसेस कंप्लीट नहीं करते, तो उसको आउटस्टैंडिंग। सो अभी हमने कुछ अकाउंट्स पढ़ लिए, अब हम लोग अकाउंट के गोल्डन रूल पढ़ेंगे। गोल्डन रूल्स मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे। आई डोंट नो यूट्यूब पे क्यों लोग ऐसा बड़ा बड़ा ये मतलब टैग लाइन के साथ डालते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप इनको पढ़ लोगे तो पूरी अकाउंटिंग सीख जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं, है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ रूल्स दिए हैं वो इसको अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें मतलब जो मैंने अभी अकाउंट बताया उसके बेसिस पर ही, फॉर एग्जांपल अभी नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट ये सब आते हैं। मतलब जब ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस की बात करते हैं तो हमें डेबिट होता है। एंड जब हम लोग व्हेन ऑल इनकम एंड ऑल गेन्स होते हैं तो उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वैसे ही रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट में एसेट आते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये रियल अकाउंट के लिए लिखते हैं। एंड पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब अगर रिसीवर हुआ तो डेबिट एंड क्रेडिटर होता गिवर, तो ये पर्सनल अकाउंट का था। उसके बाद एक पॉइंट होता है पोस्टिंग करके, उसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग जर्नल से कुछ डेटा को लेजर में पोस्ट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं रिकॉर्ड को, तो उस छोटे से कॉन्सेप्ट को पोस्टिंग कहते हैं। तो ये याद रखना, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा। एंड हाँ, एक और पॉइंट, सपोज एक्सपेंडिचर के बारे में बता देती हूँ। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें वेजेस आते हैं एंड कैरिड फॉरवर्ड्स आते हैं, कैरिड इनवर्ड्स आते हैं, तो ये डायरेक्ट हो गए। एंड इनडायरेक्ट मतलब इनके थोड़े अपोजिट होते हैं, रेंट वगैरह, सैलरी वगैरह ये होते हैं। एंड एक्सपेंसेस में हम डेफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पढ़ते हैं। डेफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट टाइम आया था। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हमको फ़ायदे लॉन्ग समय के लिए मिलते हैं तो इसके खर्चे भी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। इसमें हम लोग प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इसमें डालते हैं, प्रिलिमिनरी जो होते हैं वो भी हम लोग इसमें ही डालते हैं। एंड आपको हैवी एड लाइक लॉन्ग टर्म के लिए तो वो भी इसमें आता है। बट अगर नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट बोला तो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर में आएगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं।
बट और भी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है वो पढ़ेंगे हम लोग, बट इसमें से थोड़े बहुत मैं छोटे बता देती हूँ। जैसे कि एक होता है लीगसीज जो होती हैं, लाइक हमारी जो वसीयत होती हैं वो कैपिटल होती है एंड उन्हें हम लोग बैलेंस शीट में काउंट करते हैं, तो याद रखना अगर कभी एमसीक्यूज में आए तो। नेक्स्ट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। अगर हम लोग गुड्स के लिए बना रहे हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ओनर के लिए बनाते हैं तो कंसाइनर बनाते हैं, और एजेंट के लिए बनाते हैं तो कंसाइनी बनाते हैं। एंड अकाउंट में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाँ, जॉइंट वेंचर करके। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है या पार्टनरशिप होता है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम या पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। और जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करते हैं कि जितने भी हम लोग इसमें रिकॉर्ड्स बनाते हैं सबके लिए एक ही जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, अलग से हमें कोई परचेस या सेल्स या कॉस्ट के लिए नहीं बनाना पड़ता। नेक्स्ट हम लोग इसमें ब्रांच अकाउंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ब्रांच अकाउंट कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि उसमें क्या होता है कि ब्रांच अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, उसमें लॉस और प्रॉफिट होते हैं, एंड ये कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट, इंडिपेंडेंट एंड द फॉरेन। जो डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट होते हैं उनकी जो अकाउंटिंग है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस में होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है उनका डायरेक्टली अकाउंटेंट करते हैं, एंड फॉरेन का भी सेम इंडिपेंडेंट की तरह। एंड इसमें एक टॉपिक है, हाँ, सेल्स करके बता देती हूँ, कभी प्रॉफिट पूछा जाए तो सेल्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू जीपी प्लस सीपी। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, सीपी मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड्स। और तो अभी चलो बड़ा टॉपिक लेते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं जो है एरर्स के ऊपर। तो अकाउंट में हम लोग डिफरेंट अलग अलग टाइप के एरर्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के एरर होते हैं, एक होता है क्लरिकल एरर और एक होता है प्रिंसिपल एरर। क्लरिकल एरर के सब टाइप होते हैं, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड द कंपनसेशन एरर। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, जल्दी से समझ लो, टाइम नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि जब हम लोग वर्ड से समझो, ओमिशन यानी कि ओमिट करना, जब हम किसी चीज़ को ओमिट कर देते हैं या लिखते नहीं है, लिखना भूल जाते हैं, तो बेसिकली ओमिशन में क्या होता है, एक पार्शियल होता है, एक कंप्लीट ओमिशन होता है। पार्शियल ओमिशन मतलब हम लोग एक साइड में ओमिट कर देते हैं किसी रिकॉर्ड को, डेटा को ट्रांजेक्शन्स को लिखना हम लोग भूल जाते हैं, दैट इज़ टू बी अ पार्शियल ओमिशन। एंड देन कंप्लीट ओमिशन में हम दोनों साइड में लिखना भूल जाते हैं या ओमिट कर देते हैं, लिखते ही नहीं, तो दैट इज़ कंप्लीट ओमिशन। एंड कमीशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि एक साइड में हम लोग डेटा लिख देते हैं, रॉन्ग डेटा लिख देते हैं। मतलब कमीशन में क्या होता है, हम लोग इसमें रॉन्गली डेटा को रिकॉर्ड कर देते हैं, और डबल साइड में क्या होता है, या फिर हम लोग दोनों साइड में भी रॉन्ग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो दैट इज़ डबल साइड कमीशन एरर होता है। उसके बाद कंपनसेशन एरर आता है। कंपनसेशन एरर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे तो कोई अफेक्ट नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, टू और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द डेटा रिकॉर्ड तो हो जाते हैं, बट दे आर नलीफाई टू ईच अदर। मतलब वो ऐसे एरर्स आते हैं कि दोनों साइड में आता है और एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज़ टू बी कंपनसेशन एरर। एंड उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल एरर की बात करते हैं। प्रिंसिपल एरर डबल साइडेड होते हैं, एंड इनसे हमारे ट्रायल बैलेंस को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, बट यस, इनसे हमारे प्रॉफिट अकाउंट पर अफेक्ट होता है। बिकॉज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसकी जगह हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दें, या वाइस वर्सा, रेवेन्यू की जगह कैपिटल लिख दें, तो इससे डबल साइडेड इफेक्ट होता है। तो ये प्रिंसिपल एरर था। तो ये एरर्स सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बट मैंने शॉर्ट में बता दिया क्योंकि न्यूमेरिकल में जाएंगे तो डिफ़िकल्ट होगा, बट हाँ, थ्योरी के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं बीआरएस सिस्टम या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, पहले तो इसको जो प्रिपेयर करता है वो बैंक नहीं करती, दैट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय द फर्म और द बिजनेस इंटरप्राइजेस और द कस्टमर। एंड बीआरएस सिस्टम को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इसको यूज़ करने पे इट इज़ ईजी टू फाइंड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पासबुक एंड द कैश बुक का बैलेंस हम लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं। एंड और क्या होता है बीआरएस सिस्टम में, हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, पासबुक एंड द कैश बुक पढ़ते हैं, और इन दोनों में कैसे हमारा डेटा या ट्रांजैक्शन फ्लो होता है वो चीज़ करते हैं। पासबुक बेसिकली आर द कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक, एंड इसमें क्रेडिट डेबिट दोनों पढ़ते हैं। बट अगर ये कंडीशन समझो कि अगर एक मंथ है उसमें हमने कोई बैलेंस किया है, तो वो उस टाइम पे जो बैलेंस होगा या ट्रांजेक्शन होगा, तो कैश बुक और पासबुक में वो अनकॉमनली स्टोर। एंड बीआरएस सिस्टम जो है वो एक स्टेटमेंट है, वो भी कोई अकाउंट नहीं है, बट डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। एंड बीआरएस सिस्टम में क्या होता है, अगर हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीजेस तो हमारा जो पासबुक होती है उसमें क्रेडिट होता है एंड कैश बुक में डेबिट होता है। जब हम लोग पेमेंट बाय बैंक करते हैं डायरेक्टली, सॉरी, व्हेन पेमेंट इज़ डन इनटू द बैंक, तो उस टाइम पे हमारा कैश बुक जो है वो आई थिंक डिक्रीज़ हो जाता है, हाँ, डिक्रीज़ हो जाता है, एंड पासबुक में वो इंक्रीज़ हो जाता है।
एंड एक पॉइंट है, इट इज़ इजी टू मिस्टेक बट डिफ़िकल्ट टू। सो BRS अकाउंट भी ऑलमोस्ट हो गया है। ये काफ़ी ट्रिकी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तुम लोग इजीली कर भी नहीं पाओगे। इवन मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ समझने में, बट हाँ कभी ज़रूरत पड़ा किसी स्टूडेंट को तो मैं बना दूँगी। सो ये BRS सिस्टम भी होगा। इसमें अभी कॉन्सेप्ट और है ड्राइंग्स करके। ड्राइंग में यानी कि विड्रॉल्स होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे कैपिटल अकाउंट होता है, हमारे क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, हमारे नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से क्लोजिंग प्रॉफिट को माइनस कर दो तो हमारा ड्राइंग्स आ जाता है। सो अभी हमारे BRS सिस्टम भी हो गया। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक है पार्टनरशिप, वो पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है बट ये अकाउंट में भी ये यूज़फुल होता है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब जब दो या दो से अधिक लोग कोई बिजनेस रिलेशन बनाते हैं जिनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। इसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा मेंटेन किया जाता है कि कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स रेगुलेशन वो होता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग का ग्रुप होता है। मैक्सिमम आप 50-100 कितना भी ले सकते हो, बट अगर कंपनी एक्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 100 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक फिक्स होता है, एक फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग जो होता है वो उसमें वैल्यू वेरिएबल होती है, सो देयर इज़ नो नीड टू कीप अ रिकॉर्ड या डेटा या शेयर्स को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, कंपनी एक्ट होता है। कंपनी एक्ट में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2013 में काफ़ी बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, लेटेस्ट वाला 2019 में हुआ था। कंपनीज में डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती है। पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है, रजिस्टर्ड होती है, स्टैट्यूटरी होती है। सो अलग अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग कंडीशन दिया है। सपोज अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनीज़ हैं तो उसमें मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम अनलिमिटेड कितनी भी हो सकते हैं। एंड गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कंपनीज है। रजिस्टर्ड मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनी है इंडिया में, तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होती है और होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कंपनीज मतलब ऐसी कंपनी जो कोऑपरेटिव होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स या पार्लियामेंट के द्वारा, जो हमारी संसद होती है उसके द्वारा जो एक्ट पास होते हैं उसके एक्ट के थ्रू बनती है। मतलब हमेशा के लिए याद रखना लाइफ टाइम कि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूशन जो भी होता है इंडिया में जो होते हैं, उन्हें जब अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है तो एक्ट के द्वारा अगर बनाया जाता है उन्हें स्टैट्यूटरी बोलते हैं। और ऐसे ही कुछ और बॉडीज़ होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, किसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। सो हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होते हैं। इसके एग्जांपल LIC, RBI, कैग, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक होता है कैपिटल GAAP, इसका मतलब होता है जनरलाइज एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक होता है, मैंने तुमको बताया था, एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग कमेटी बॉडी बताया था, और एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग अकाउंटिंग बोर्ड भी होता है। एंड और क्या होते हैं, हाँ तो अभी 2-3 फुल फॉर्म भी हो गए। अभी एक सीक्रेट रिसोर्स करके एक पॉइंट होता है कि क्या उन्हें बैलेंस शीट में रखते हैं या नहीं। तो सीक्रेट रिसोर्स जो होते हैं उन्हें बैलेंस शीट में नहीं रखते हैं। तो अभी मैंने बहुत कुछ बता दिया। अभी फाइनल हमारा स्टेज आ रहा है, तो अभी इसमें हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट जो था मैंने बताया था, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा याद रखो कि डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेसिंग आएंगे, एंड हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो भी इसमें ही आएगा, एंड हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी इधर ही आता है। और इसके दूसरी साइड में जो क्रेडिट साइड होती है उस उधर हमारे क्लोजिंग स्टॉक आता है, सेल्स आता है। तो हमेशा याद रखना अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट दो साइड बनती है। न्यूमरिकल मैंने तुमको बिल्कुल नहीं बताया अभी तक, थेरी बताया। न्यूमरिकल बहुत टफ जाएंगे, तो थेरी जितना है उतना पढ़ लो। नेक्स्ट, इसमें जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों को ही हम लोग बाद में आगे चल के जो हमारा बैलेंस अकाउंट बनाएंगे, फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है इन्हें ही हम लोग आगे चल के हमारा जो PL अकाउंट जो हम बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें डालेंगे और उसमें ये नेट करके डालेंगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी भी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होती है। जो अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना, अगर इसमें हमारा क्रेडिट साइड ग्रेटर हुआ डेबिट से तो हमें प्रॉफिट होता है, और वाइस बस इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट, जो हमारा जो बैलेंस अकाउंट था इसके हमारा जो PL अकाउंट है इसके डेबिट साइड में क्या आता है, एक तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से जो नेट आया वो रखते हैं इसके डेबिट साइड में। सेकंड, हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखते हैं, वेट डेप्स रखते हैं, डेप्रिसिएशन रखते हैं। उसके बाद जो फाइनल स्टेज है उसमें हम लोग हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं। में किस रखते हैं, 2 चीज़ ही आते हैं, एक तो एसेट होते हैं, एक लाइबिलिटीज़ आते हैं। लाइबिलिटीज़ हम लोग कहाँ रखते हैं, डेबिट साइड में रखते हैं, एंड एसेट जो होता है वो क्रेडिट साइड में रखते हैं। देन हमारी बैलेंस शीट फाइनली बन जाती है। तो सो दिस इज अबाउट द
ये अब तक का वो स्मॉल प्रोसेस था जो मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, मतलब जर्नल और सब्सिडरी बुक से स्टार्ट हुआ था, और बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं फाइनली, तो वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इसमें एक ये होता है कि अगर हाँ, ट्रायल बैलेंस डू नॉट मैच, तो हम लोग उसे कौन से अकाउंट में रखते हैं, तो उसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं। सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या होता है, व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ मिस्टेक बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो डिफरेंसेस आता है हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द न्यूली ओपन इमेजनरी या टेम्प्रेरी अकाउंट में डाल देते हैं, तो इसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट हो गया। अभी थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अकाउंट वाले बच्चों को तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बट तुम लोग समझ लो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री क्या होता है। सिंगल एंट्री क्या होता है, जो हम लोग पहले के टाइम पे कर देते, डेटा वगैरह जो थे बुक्स वगैरह में लिखते थे, कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं थे, साइंटिफिक मेथड नहीं था, अनसाइंटिफिक था। तो सिंगल सिस्टम में यही है कि इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है उसके बाद डेटा का रिकॉर्ड अच्छे से नहीं है, प्रॉफिट लॉस हम लोग मैनेज नहीं कर पाते थे। इवन जो ऑडिट टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो हमको टैक्स वो लोग मतलब टैक्स को सही से इसको मैनेज नहीं कर पाते थे, फ्रॉड को डिटेक्ट करना इजी नहीं होता था, इसलिए इसको डिफेक्टिव डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। एंड बैंक्स लोन्स भी नहीं देती थी क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट लॉस का अच्छे से रिकॉर्ड्स नहीं होता था। इसका एग्जांपल ये समझो कि गांव में क्या होता है, पहले गांव में होते थे ना, तो जब हम लोग दुकानों से कोई सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो लोग बुक्स में लिखते थे, तो साल भर का अगर वो ऐसे लिखते गए तो उनके ऐसे रिकॉर्ड्स बन जाते थे, बुक्स के ऊपर बुक्स बनते थे, तो उनको भी डिफिकल्ट था कि कैसे मैनेज करना है, या फिर नेक्स्ट ईयर अगर आपको करना है तो उसको कैसे कंपेयर करनी है, तो काफ़ी डिफिकल्टीज थी। तो इसको अवॉइड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम आया। ये पहली बात तो साइंटिफिक मेथड है। इसमें क्या होता है, एक ईयर का दूसरे ईयर से डिस्टिंक्शन करना, कंपैरिजन करना काफ़ी इजी होता है। नेक्स्ट एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको इजीली टैक्स मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी हर एक सबका एक ही जैसा मेंटेन होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मैंने ऑलरेडी बोला था स्टैंडर्ड्स होते हैं, सब फॉलो करते हैं, तो सबका सेम होता है, तो वहाँ पे हम लोग लोन भी इजीली ले लेते थे, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम गुड है। इसके अलावा ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक हो गया, अभी कुछ बचा नहीं। तो अभी हाँ ऑलमोस्ट हमारा हो गया, बट जैसे मैंने अभी तुमको एक ट्रेडिशनल अप्रोच बताया था गोल्डन रूल, वैसे एक मॉडर्न अप्रोच होता है। मुझे तो मॉडर्न अप्रोच ही अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है, हम लोग 5 पॉइंट होते हैं, बस थोड़ा सा समझ लो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमेशा। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले समझो इनकम। अगर हमें कोई इनकम हो रही है तो ऑब्वियसली हमें क्रेडिट हो रहा है, इनकम जा रही है तो डिक्रीज होता है। इनकम का अपोजिट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन इस एसेट एसेट में क्या होता है, अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट मतलब अभी इसको बहुत अच्छे से समझो, मैं तुमको बताती हूँ। एसेट मतलब हमारी संपत्ति। अगर हमारी संपत्ति इंक्रीज हो रही है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी कार, घर, लॉन्स, घर वगैरह, घर अपना खुद का घर, मेरा खुद का तो घर नहीं है, पापा का घर, घर कार वगैरह जो भी हमारी संपत्ति है वो इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली तुम थोड़ा समझो, हम लोग हमारी संपत्ति बनाते जा रहे हैं तो कुछ पैसा तो देना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली उधार में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, वो भी इंडिया में तो कभी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, इतना भी बुरा नहीं है हमारा इंडिया। सो एसेट्स अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी पैसे तो हमारे ख़त्म हो रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा डेबिट हो रहा है। और जब हमारे एसेट्स कम होते हैं तो हमें क्रेडिट होता है। इसके अपोजिट लाइबिलिटी, जब हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, समझो उधार बढ़ रहा है, हम उधार पे उधार, उधार पे उधार ले रहे हैं, भाई आप ले रहे हो लेकिन पैसे तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, आप पे लाइबिलिटीज अब हो रही है, मतलब पैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज मतलब डेबिट हो रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। हाँ, ये एक छोटा सा मॉडर्न अप्रोच है। अभी कुछ ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है, बट हाँ 2-3 पॉइंट बता देती हूँ। एक, अगर ऐसा बोला है कि सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, सैलरी इंक्रीज़ हो रही है मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब तुम लोग बोल रहे हैं कैसे सैलरी इंक्रीज़ हो रहा है, तो अच्छा है ना, नहीं, तुम लोग अपने हिसाब से नहीं, ओनर के हिसाब से देखो। अगर कोई कंपनी का ओनर है, तुम लोग को सैलरी दे देता, हमारी सैलरीज बढ़ रही है, तो उस पर तो एक्सपेंडिचर होना है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब डेबिट हो रहा है। रेंट इंक्रीज़ हो रहा है, रेंट इंक्रीज़ हो रहा है मतलब इनकम चल रही है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि जब जो मकान मालिक है उसको तो इनकम ज़्यादा आ रही है ना, उसने रेंट इंक्रीज़ किया, तो दैट इज़ टू बी क्रेडिट। एंड और क्या है, हाँ, अगर ओनर हुआ तो कैपिटल अकाउंट आता है, लाइबिलिटीज़ हुआ तो क्रेडिटर होता है, कैश अकाउंट हुआ तो रियल अकाउंट में आ जाएगा। एंड हाँ, एक और चीज़ याद रखो, अकाउंट में जब कभी भी ना किसी पर्सन का नाम हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो समझ जाओ उसने कैश में पेमेंट नहीं किया है। तुम ही
तुम ही समझो कि जब हम लोग कहीं किसी से दुकान वगैरह से शॉप वगैरह से सामान लेके आते हैं, अगर हमने उसको कैश में पेमेंट कर दिए तो वो कोई डेटा वेटा नहीं लिखता है अपनी डायरी वगैरह में या बुक वगैरह। लेकिन अगर हमने कुछ उधार लिया है, फॉर एग्जांपल देखो 90% केसेस में क्या होता है, दूध जो हम लोग रोज आता है हम लोग के घर पे, वो ऑलमोस्ट हम लोग सब उधार लेते हैं। मतलब दूध वाला आता है, दूध दे के चला मंथली में आके हमसे पेमेंट लेता है, अपना बिल वगैरह लेके आता है, तो वो हमने उधार लिया और इसलिए उसने रिकॉर्ड किया। तो जब हम लोग उधार में कोई चीज़ लेते हैं ना, या कैश में पेमेंट नहीं करते, तो उसका डेटा लिखना पड़ता है, उसको लिख के रखते हैं, तो उसका पेमेंट करते हैं। तो दैट इज़ कि वही मुझे बताना था कि अकाउंट में कभी भी अगर कैश में पेमेंट किया है तो उस इंसान का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं किया है, कैश में पेमेंट नहीं किया, तो उसका नाम हम लोग मेंशन करते हैं। हाँ, बस यही। सो यस, होपफुली हो गया। एक पॉइंट और है, मार्शलिंग। मार्शलिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ द एसेट एंड द लाइबिलिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ बैलेंस शीट। मतलब जब हम लोग हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ को पर्टिकुलर टाइम में बैलेंस शीट में अरेंजमेंट करते हैं, तो उससे मार्शलिंग वर्ड, ये कीवर्ड था, बस याद रखना। और एक होता है करंट रेशो करके, एक बोलते हैं कि करंट रेशो फाइंड करो, तो उसके लिए करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ करके एक फॉर्मूला लगाते हैं। सो यस, ऑलमोस्ट हमारा अकाउंटिंग हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि बेसिक अकाउंट जो भी है मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से करूँ और तुम लोग को समझ में आ जाए। आई होप तुमको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक कमेंट करो, कमेंट तो करो कि क्या है कैसा नहीं है, क्या है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब कुछ वीडियो बनाऊँ टेक्निकल या एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं वो चीज़ें याद रखूँगी। डाउनलोड एंड शेयर तुम लोग के ऊपर है, तुमको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। एंड ये रिवीजन टाइम है, प्लीज़ अच्छे से रिवीजन करो। ऑल द बेस्ट फॉर। सो टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। अपना ध्यान रखना, और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। अगर कोई अच्छा टॉपिक मिला तो मैं तुम लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी। अच्छा लगा तो तुम लोग बताना। उसके बाद चलो अभी मिलेंगे कभी तो चलो बाय।